आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि, इससे जितने भी सवाल पूछा गया है इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ढेर सारा सवाल पूछा गया है। अगर आप टॉपिक वाइज PYQ करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम लोग का काफ़ी सारा फिजिक्स का टॉपिक भी कवर हो चुका है और बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज का सवाल शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्या है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होता है। अवसरव तरंग, एक सरब होता है और तीसरा प्रासरव तरंग होता है। अवसरव तरंगे को इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। दूसरा है सरब तरंगे, ऑडिबल वेव्स। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। यह सरब तरंग है, इसे मनुष्य का कान सुन सकता है। तीसरा है प्रासरब तरंग, इसे इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है। आगे लिखा है प्रासरब तरंग के उपयोग। पहला है संकेत भेजने में, दूसरा है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा है कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, चौथा है कल कारखानों की चिमनियों में कालिख हटाने में, पांचवा है दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, छठा है गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क ट्यूमर को पता लगाने में भी प्रासरब तरंग का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है और लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आगे लिखा है ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। आगे लिखा है ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आगे इधर क्या है? ध्वनि के लक्षण। इसके 3 लक्षण होते हैं: प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता यानी लाउडनेस, प्रबलता के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है। आगे है तारत्व यानी पिच या तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि का मोटी या पतली सुनाई देती है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे है गुणता के बारे में, क्वालिटी। गुणता के कारण ही हम ध्वनि में अंतर पता कर पाते हैं कि कौन बोल रहा है या कौन बोल रही है। ध्वनि में अंतर किसके कारण पता करते हैं? गुणता के कारण। आगे लिखा है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है। इसी का बड़ा मात्रक बेल भी होता है। हमारा कान हमारे लिए ऑडिबल साउंड कितना होता है? 45 डेसिबल, लेकिन हम लोग 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता वाले साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। आगे है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसे कहा जाता है? दीवार या पहाड़ से हमारे आवाज़ जो टकराकर वापस लौट आता है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी इको साउंड कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अब अगला है अनुनाद। अनुनाद किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि
ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण यह दो प्रकार के होता है, एक संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है, पहला है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण उसे कहा जाता है यदि दो तरंगों के उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो उसे ध्वनि का अधिकतम होता है, तो इसे संपोषी कहा जाता है। और ये दोनों विपरीत कला में पहुंचेगा तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का मुड़ना ही ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। ध्वनि का मुड़ना विवर्तन कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आगे है मैक संख्या। मैक संख्या बराबर क्या होता है, जब मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। जब मैक संख्या 1 से कम आता है तो तब उसे सबसोनिक कहा जाता है, और जब मैक संख्या 1 से अधिक आता है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, और जब मैक संख्या 5 से अधिक हो जाता है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। आगे लिखा है प्राघाती तरंग यानी शॉक वेव के बारे में। जब पिंड की चाल प्राध्वनिक होती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्राघाती तरंग कहते हैं। तो ये था रिवीजन। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। पहला लिखा हुआ ए में कि हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 365 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीलियम में ध्वनि की चाल होता है 972 मीटर प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को देखते हैं क्या लिखा है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी सही है। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम में। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में ध्वनि के नियत स्वरमान पर गूंजता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्विनिंग फॉर्क यानी संस्करण क्या है, संस्वरण द्विभुज। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है क्या कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। आंसर हो जाएगा 320 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आंसर हो जाएगा डेसिबल में। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है सोनार का पूरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिध्वनि। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता ध्वनि तरंगे डैश तरंग होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक में भी कौन, अनुदैर्ध्य। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। तो इससे पहले वाले टॉपिक जब तरंग पढ़े थे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन किए थे। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है v बराबर फ्रीक्वेंसी गुने लैम्डा, यानी वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। इस फॉर्मूला पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1800 मीटर प्रति सेकेंड। चाहे तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। v बराबर क्या होता है, एफ गुना लैम्डा। तो v मतलब हो गया वेग, f मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। आप उस क्वेश्चन को देखकर यहाँ पे मान रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। आंसर हो जाएगा ध्वनि का संवेदन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है।
जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। आंसर हो जाएगा प्रावर्तन के कारण। प्रावर्तन के कारण एक ही ध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवर्तकाल। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना, 1200 मीटर प्रति सेकेंड है। तो समुद्र की गहराई क्या है? देखिए, समुद्र का गहराई निकालने के लिए समय कितना दिया हुआ है, ये चाल दिया हुआ है, गति दे दिया है और समय कितना दिया है 2.5 सेकेंड। लेकिन ये 2 बार की गति है, क्योंकि एक बार जाने में टाइम जो लगा और एक बार आने में जो टाइम लगा उसे दोनों को जोड़कर 2.5 सेकेंड आया है। तो आपको अगर निकालना है तो 1200 में से भागा दीजिएगा, ये 2.5 सेकेंड का आधा से भागा दीजिएगा, तब इसका बताने में भी तो नहीं बन रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको भागा देना है 1200 में कितना से भागा देना है, 2.5 के आधा से भागा देना है। पहले इसको आधा करना है, उसके बाद 1200 में भागा देना है, तब आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1500 मीटर। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में ध्वनि चलती है। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिध्वनि। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयाम। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है प्रतिध्वनि को कम करने के लिए लाउडनेस की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइबर बोर्ड से। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है किस सोनार की मदद से मापा जा सकता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है। आंसर हो जाएगा 0 डेसिबल। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। ऑप्शन ए में लिखा है यह 330 मीटर से 350 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यात्रा करती है, तो पहला सही है, ध्वनि का वेग इतना ही होता है। दूसरा है यह मैकेनिकल तरंग है, मैकेनिकल मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन डी सी में लिखा है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती, तो ऑप्शन डी भी सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा गलत, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग किसके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ध्वनिक सुरक्षा। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा टोन, स्वर या तान। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। आंसर हो जाएगा संपीड़न। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है भिन्नता के कारण संपीड़न और विदलन उत्पन्न होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा का दबाव। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है जब ध्वनि
हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। तो आज यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।